प्यासे भी मरोगे, पानी के तूफान से भी मरोगे, दोनों ही तरीक़ों से मरोगे। भूखे मरोगे, आपस में लड़ के मरोगे, एक दूसरे को नोच कर मरोगे। हद से हद मैं 50-60 सालों की बात कर रहा हूँ। किसी अगर वो हिल डुल भी गई तो भी ये आपकी जो शीशे के महल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो 30% जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, एक्स्ट्रा हीट थी, वो बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती। तो जो ग्लेशियर पिघले थे उनसे जो सी लेवल है वो राइज करेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी इस दुनिया में जो इंसानों ने बनाया है वो अभी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। क्लाइमेट चेंज का मतलब हम केवल इतना जानते हैं कि गर्मी बढ़ रही है। अब गर्मी बढ़ रही है तो एसी ले आओ, फ्रिज ले आओ, बस गर्मी ख़त्म। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये नहीं होता। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हमें पहले ये तो पता हो कि क्लाइमेट क्या होता है, और क्लाइमेट को समझने के लिए वेदर को समझना ज़रूरी है। अब जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे जो मौसम दिन प्रतिदिन कैसा है उसकी जानकारी को हम वेदर बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हवा कितनी स्पीड से आज चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे ठंडक या फिर तापमान कितना है। तो ऐसे कुछ फिनोमिना होते हैं, प्रेसिपिटेशन, बारिश कैसी हो रही है। तो ये सारे जो फिनोमिना है इन्हीं को हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम वेदर बोल देते हैं। जब एक छोटी जोग्राफिकल लोकेशन में डे बाय डे का जो भी कैलकुलेशन होती है वो वेदर है। लेकिन जब यही 30-40 सालों के लिए एक पैटर्न बन जाता है और एक बड़ी जोग्राफिकल लोकेशन पे होता है तो हम उसे क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट मतलब ये कि एक बड़ी जोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, इसके भी बाहर एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी जोग्राफिकल बाउंड्री है, वहाँ पर 30-40 सालों के लिए सेम पैटर्न है। इतने टाइम पे बारिश होगी, साल के इस हिस्से में गर्मी ज़्यादा होगी, इस हिस्से में सर्दी ज़्यादा होगी, इस टाइम पे बारिश ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन इसी में परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन आने की सबसे बड़ी जो एक वजह है वो है टेम्परेचर का बढ़ना। लेकिन सूरज तो आज से लगभग जब से धरती बनी है और जब से सोलर सिस्टम बना है तब से सूरज अपनी जगह पे है। तो अभी कुछ सालों में ऐसा अचानक से क्या हुआ कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। देखो, जब सबसे पहले हम टेम्परेचर राइज की या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, वो टाइम था लगभग 11,500 साल पहले, जब आखिरी आइस एज थी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि 11,500 साल पहले पूरी दुनिया में बर्फ़ जमी हुई थी ज़्यादातर हिस्सों में। लेकिन फिर वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाती है। पिघलने की वजह से नए पेड़, उनका जन्म होता है, नए जो क्रॉप्स होती हैं वो होने लगती है, फिर खेती बाड़ी होती है, जिससे कि इंसान की सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है, और आज हम इस दौर में आके खड़े हो जाते हैं। तो इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इतना बड़ा रोल था कि आज हम यहाँ पे आए हैं। तब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। तो इसके लिए हमें हीट बजट को और ग्लोबल वार्मिंग में जैसे ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं उन्हें समझना पड़ेगा। लगभग 11,500 साल पहले क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो मेन गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस की, वो निकलना शुरू हुई। वो कहाँ से निकलें? तब कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तब कोई फैक्ट्री नहीं थी, या कोई गाड़ी नहीं चलाता था। वो निकली समुद्र से। तो वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 20,000 साल की ये जो अंतराल है इतिहास का, इसमें 180 से लेकर के 190 ppm पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड थी। लेकिन उसी के बाद 6,000 सालों में जब आखिरी आइस एज थी जो कि 11,500 साल पहले ख़त्म हुई, तो वहाँ पे उन 6,000 सालों में वो केवल 70 से 80 ppm बढ़ा, और जिसकी वजह से इतनी गर्मी हुई कि वो जितनी भी बर्फ़ थी वो सब पिघल गई और इंसानों के लिए जीवन मुमकिन हो पाया। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखते हैं तो यही जो ppm है ये अभी 2020 में 420 पे है, और प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 के आसपास 280 के आसपास था, और तब से अब तक इतना ज़्यादा बढ़ चुका जो कि पिछले 20,000 सालों में नहीं बढ़ा था। तो ये एकदम से जो करिश्मा हुआ ये इंसान की गतिविधियों की वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी और गर्मी बढ़ती है? इसके लिए हमें हीट बजट को समझना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जब भी सन की रोशनी आती है, जैसे अभी यहाँ अगर दिख रही हो तो सूरज की रोशनी जो आ रही है, तो रोशनी आई, अर्थ को लगभग 70% सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। वो शॉर्टर वेव्स में आती हैं। अब वो अर्थ में आ तो गई, लेकिन 70% केवल अर्थ उसे कंज्यूम करती है।
लगभग 50% अर्थ के सरफेस को ज़रूरत होती है और 20% अर्थ के एटमॉस्फेयर को ज़रूरत होती है सोलर रेडिएशन की, और बाकी की जो 30% बचती है उसे अर्थ वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, स्पेस में वो चली जाती है, जिससे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं और कम भी नहीं होता है। अगर ये चीज़ ना होती, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, तो हम सबकी ज़िंदगी यहाँ पे पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी हो जाती कि हम जी नहीं पाते। इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे, और नेचुरली अर्थ उसे रखता भी है अपने हीट बजट के ज़रिए। अर्थ में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो घने सफ़ेद बादल होते हैं, स्नो होती है, जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी अल्बेडो पावर ज़्यादा होती है। अल्बेडो का मतलब ये होता है कि इन ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो भी सूरज से रोशनी आती है उसे ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब यहीं पे एक लोचा होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये एटमॉस्फेयर में अपना एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। वो ब्लैंकेट की वजह से क्या होता है कि जो शॉर्टर वेव्स जो सूरज से धरती पे आती हैं वो छोटी होती हैं, वो तो घुस आती हैं, लेकिन जब वो सरफेस से टकरा के जाती हैं तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है जो कि लॉन्गर वेव्स होती हैं, वो बाहर नहीं जा पाती। जैसे कि एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी को तुम धूप में खड़ा कर दो, उसके शीशे बंद कर दो, उसके अंदर हीट तो पहुंच जाएगी, पूरी गाड़ी तुम्हारी गर्म हो जाएगी, लेकिन जब तुम गाड़ी के अंदर बैठोगे तुम्हें हीट महसूस होगी, लेकिन उन्हीं शीशों से हीट बाहर नहीं निकलेगी। हीट बाहर तब निकलेगी जब तुम उन शीशों को डाउन करोगे। यही कंसेप्ट होता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का, वो भी इन शीशों की तरह एक्ट करते हैं जो जैसे गाड़ी के जो शीशे होते हैं। अब इन्होंने ब्लैंकेट अपनी बना ली एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो 30% जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, एक्स्ट्रा हीट थी, वो बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही सिमट के रह जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जब 30% ज़्यादा रेडिएशन होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये है ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट। अब टेम्परेचर बढ़ना किस तरीके से पूरे हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देता है उसे समझते हैं। हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, नॉर्मली समझाता हूँ, जैसे कि हमारे मौसम जो बदलते हैं। अभी नवंबर आ चुका है इंडिया में, अभी मैं जो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पर अभी सर्दी का टाइम आने वाला है। इसका मतलब क्या है, सर्दी आ नहीं रही है बल्कि सूरज जा रहा है। सूरज जो है वो इक्वाटर से अब साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है। बड़ा नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि 20 डिग्री हाफ नॉर्थ और 20 डिग्री हाफ साउथ में जो सूरज होता है इसी के बीच में वो मूव करता है। तो जब अप्रैल के आसपास, मार्च के एंड में सूरज जब फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, इक्वाटर से नॉर्थ की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तब हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है और अभी हमारे यहाँ ठंडक है। तो ये केवल जो सूरज की मूवमेंट हो रही हैं उनकी वजह से हमारा पूरा मौसम बदल जाता है। और सूरज क्या करता है, सूरज हमें रेडिएशन देता है, मतलब कि एनर्जी दे रहा है, एक गर्मी दे रहा है, सिंपल भाषा में समझो। तो वो जो गर्मी है अब वो शिफ्ट होने लग रही है, वो बढ़ने लग रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहला तो सिंपली समझाता हूँ, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलना जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, क्योंकि जो हमारी नदियों में पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है। दो टाइप की रिवर होती हैं, एक वो होती हैं जिनमें कि पूरे साल भर पानी होता है, और एक वो होती हैं जिनमें केवल बारिश का पानी होता है। तो ये जो साल भर जिनमें पानी होता है वो ग्लेशियर से आती हैं, जैसे कि हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ग्लेशियर हैं जब ये पूरे पिघल जाएंगे, जल्दी पिघलेंगे, जिसकी वजह से ये जो नदियाँ हैं इनमें बाढ़ आएगी, वहाँ पे लोग बाढ़ की वजह से मर जाएंगे। और कुछ सालों के बाद, क्योंकि वो ग्लेशियर तो पूरा पिघल के बह चुका है, यही लोग फिर प्यासे मरेंगे, क्योंकि अब पीने लायक पानी नहीं बचा। ये पूरा पिघल के पहले बाढ़ आई और वही पानी पूरा चला गया समुद्र में। अब जब वो समुद्र में चला गया तो वो पानी पीने लायक बचा नहीं, जिसकी वजह से बाद में प्यासे भी मरोगे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो रहा है। बहुत सी रिपोर्ट बताती हैं कहीं पे 70% ग्राउंड वाटर कम हो चुका है, कहीं पे 40% हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे इसकी जो गति है वो और ज़्यादा तेज होगी। अब इसके और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स आते हैं, तूफान आते हैं। होता क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करती है, और ये केवल टेम्परेचर की वजह से होता है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये ट्रैवल कर रही होती है। अब जब विंड ट्रैवल करती है तो उसी में जो भी थोड़े बहुत वेपराइजेशन होकर पानी के कण आ जाते हैं, उसकी वजह से बारिश भी होती है। मतलब कि तुम्हारा जो नदियों का कंसेप्ट है या फिर जो बारिश का कंसेप्ट है वो भी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो पूरी साइकिल है ये बिगड़ जाएगी।
इंडिया आज भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए अपने मानसून पे डिपेंड होता है। और मानसून कैसे आता है? जब लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और उसके मुकाबले जो वाटर बॉडी है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है क्योंकि पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो एयर मूव करती है, तब इंडिया में मानसून आता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी, उल्टे टाइम पर बारिश होगी, जब किसानों की फसलें कटने का टाइम होगा तब बारिश होगी, तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, या बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि वो फसल होने से पहले ही ख़राब हो जाएगी, या फिर बारिश होगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा। ये तीनों ही संभावनाएं हैं। तो जो ग्लेशियर पिघले थे उनसे जो सी लेवल है वो राइज करेगा। अभी 20-30 सालों में अमेरिका में भी एक जगह थी, वो डूब गई। आने वाले 20-30 सालों में आपका मुंबई भी डूब जाएगा। जितनी भी कोस्टल सिटीज़ हैं या जो ऐसे आइलैंड हैं या फिर आइलैंड नेशंस हैं, वो सब डूबने की कगार पे खड़े हैं। और ये जो पानी आता है ना, समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, वो पूरी जगह को ख़राब कर देता है। वहाँ पे फिर कुछ भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या रहने लायक वो जगह नहीं बचती है। तो क्लाइमेट चेंज ये तो वो हो गया कि ये आपको डायरेक्टली और फिजिकली आपको नज़र आ रही है कि ये तबाही है, लेकिन ये एक इंसान को अंदर तक भी इम्पैक्ट करती है। अभी 2050 का अगर डेटा देखा जाए कि 2050 आने तक हमें अभी से लगभग 70% एग्रीकल्चर की ज़्यादा होने की ज़रूरत है। लेकिन जब एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है टेम्परेचर, तो बहुत सारे फूड हैं जो कि हमारी स्टेपल डाइट है, जैसे कि हमारे चावल, गेहूँ, जो दाल होती हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें लगभग 6 से 8%, 9% इनमें गिरावट आ जाती है। जो हमारे फल होते हैं उनमें 10-10% तक की गिरावट आ जाती है। मतलब कि एक तो हमें पॉपुलेशन फीड करने के लिए अभी से 70% ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे वो 10-10% की गिरावट और आ जाएगी अगर टेम्परेचर राइज़ होता है तो। ऐसी कंडीशन आने वाली है जहाँ पे इंसान अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि खाने के लिए खाने की कमी है, पीने के लिए पानी की कमी है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन हो रहा है जैसे कि जब डायनासोर ख़त्म हुए थे। जो थ्योरी दी जाती है कि एक तो तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहे थे, कहीं पानी के तूफ़ान थे तो कहीं पे आग के तूफ़ान थे, और उनमें खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने ही छोटे जीवों को मार के खाते थे। वैसे ही ठीक मुझे इंसानों का भी अंत दिख रहा है। अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा, प्यासे भी मरोगे, पानी के तूफ़ान से भी मरोगे, दोनों ही तरीक़ों से मरोगे। भूखे मरोगे, आपस में लड़ के मरोगे, एक दूसरे को नोच कर मरोगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। और जितने आज भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि ये कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये माइक जो रिकॉर्ड कर रहा है, इंसान काम नहीं कर पाएगा, ये कैसे करेंगे? अभी गर्मी में हमने कई घटनाएं देखी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फट रहे थे, जो एसी हैं वो फट रहे थे। इनकी पीछे की वजह यह है क्योंकि जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी इस दुनिया में जो इंसानों ने बनाया है, वो अभी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। वो ज़्यादा टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकता है। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, सब चीज़ में कूलिंग डिवाइस होता है कि उसे वो ठंडा रखे। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो इनके ऊपर स्पेंडिंग बहुत होगी कि अब इसे हम कूल रख सकते हैं, या फिर ये जो सिस्टम है ये धीरे धीरे करके ख़त्म ही होगा, क्योंकि आप कितना ज़्यादा उसे कूल कर लोगे। नेचुरल रिसोर्सेज की हमें यूटिलाइज़ इस तरीके से करना है कि हम भी बचे रहें, आगे आने वाली दुनिया भी बची रहे, लेकिन हम उसे पूरा ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। आप सिटीज़ बना लोगे, आप रोड्स बना लोगे, आप जो ये एक पूरी दुनिया के बीच में डेवलपमेंट की होड़ लगी है, कर लोगे। लेकिन जब प्रगति का एक झोंका अगर आया, एक झोंका, एक साइक्लोन आता है, रोडें ख़त्म, बिल्डिंग ख़त्म हो जाती हैं। हल्की सी तबाही अगर प्रगति ने हल्की सी अगर वो हिल डुल भी गई, तो भी ये आपकी जो शीशे के महल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए डेवलपमेंट उतना ही करो जिससे कि हम बचे रहें। ज़्यादा डेवलपमेंट हमें ख़त्म कर देगा। अभी देखेगा कि ऐसे ऐसे जानवर जो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, वो धीरे धीरे आक्रामक होने लगे हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इंसान के अंदर की एंजाइटी लेवल्स को बढ़ा देता है। आपके अंदर जो हार्मोनल ग्रोथ है उसे ये पूरा डिसरप्ट कर देगा, चेंज कर देगा। इंसान को खुद समझ में नहीं आएगा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम केवल अपने सराउंडिंग का एक पार्ट हैं। हमारी सराउंडिंग जैसी होगी हम वैसे ही हो जाएंगे। तो अगर फ्यूचर अपना भयानक नहीं चाहते, और ये मैं कोई लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, हद से हद मैं 50-60 सालों की बात कर रहा हूँ,
तो अगर हम फ्यूचर अपना कोई ज़्यादा ऐसा नहीं हम चाहते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा, तो हमें इसे बदलना होगा। और बदलने के लिए केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना दी, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। एक लोगों तक बात पहुंच भी जाएगी, लेकिन उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले वीडियो में अपने बात करा है। एक्शन लेना ज़रूरी होता है। सरकारें आज केवल एक रेस में लगी हैं, डेवलपमेंट की रेस में, कि वर्ल्ड में हमें आगे निकलना है, हमें न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, हमें वेपन बनाने हैं। पर उससे कुछ नहीं होने वाला। जब इंसान नहीं रहेंगे तो इसका हम करेंगे भी क्या। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल एक तरीका है और दूसरा कोई भी तरीका नहीं।